कैसे हैं आप? तो मैं लेके आ गया हूँ BTTH की एपिसोड नंबर 64 की नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन। और इसमें जियान जाने वाला एक डीप रिट्रीट में, जिससे वो करेगा दुहुआंग में ब्रेक थ्रू। और यहाँ पे हम किस तरीके से मास्टर याओलाओ से दोबारा मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। चैप्टर 749 की स्टार्टिंग में हम एक फिगर को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, जो कि बादलों को चीरते हुए बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, जो कि ऑफ कोर्स हमारा टर्की जियान होता है, जिसने कल ब्लडी बैटल मर्सनरीज को बचाया था। खैर जियान को इस बात की घंटा चिंता नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे पता है कि ट्रू स्ट्रेंथ के सामने सब कुछ यूजलेस है। क्योंकि भले ही जामा एम्पायर के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ही क्लैन की थोड़ी सी रेपुटेशन हो, लेकिन यान अलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बस छोटा सा कीड़ा है, जिसे वो चाहे तब तैसे मसल सकते हैं। उड़ते समय जियान के दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे, लेकिन तभी उसकी स्पीड स्लो होती है, क्योंकि माउंटेन वैली ऑलरेडी सामने आ चुकी थी। जियान एक आइस कोल्ड गैस को अपनी बॉडी के ऊपर जाते हुए देखता है, और वो जानता था कि ये और कोई नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा है। क्वीन मेडुसा की आंखें अब थोड़ी सी वार्म हो जाती हैं जियान को देख के। वो जियान से पूछती है, तुमने अपने सारे के सारे मैटर्स को सॉल्व कर लिया? ये सुन के जियान सिंपली नॉड करता है और एक एक करके सारे के सारे इवेंट्स को क्वीन मेडुसा को बताने लगता है। अब क्योंकि क्वीन मेडुसा जियान को काफी ध्यान से देख रही थी, तो वो कहती है कि तुम्हारे ऑरे की फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा अनस्टेबल हो रही हैं। आई थिंक तुम्हें बहुत जल्दी रिट्रीट लेना चाहिए। जियान ये बात सुन के एक हल्की सी स्माइल देता है, क्योंकि वो भी ये फील कर पा रहा था कि उसका ऑरा और भी ज्यादा केओटिक होता जा रहा है। खासकर पिछली फाइट में जब उसने अपना ऑरा रिलीज किया था, तब से उसकी बॉडी और भी ज्यादा नेचुरल ऑरे को अब्सॉर्ब करती जा रही है। जियान कहता है, हाँ मुझे काफी टाइम हो गया इस चीज को डिले करते हुए, तो मैं इस केव के अंदर रिट्रीट के लिए जा रहा हूँ। मेरी प्रोटेक्शन और जिया दोनों की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। क्वीन मेडुसा हाँ कर देती है, लेकिन थोड़ा हेजिटेशन के बाद कहती है कि जब से हम जामा एम्पायर में वापस आए हैं, मैं भी स्नेक ट्राइब में वापस नहीं गई हूँ, तो तुम्हारे ब्रेक थ्रू के बाद मैं भी एक स्नेक ट्राइब का चक्कर लगा के आती हूँ। जियान पूछता है, क्या मुझे भी तुम्हारे साथ चलने की जरूरत है? जिसका आंसर करते हुए क्वीन मेडुसा कहती है कि वैसे भी स्नेक ट्राइब और ह्यूमंस के बीच में दुश्मनी बनी रहती है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के जियान अपना सर पकड़ के कहता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो खैर कोई बात नहीं, मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। ये सुन के क्वीन मेडुसा अपना सर नीचे झुका लेती है। जियान अब और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसकी बॉडी की दुखी और भी ज्यादा वाइल्ड होती जा रही थी। जब जियान चला जाता है तो क्वीन मेडुसा अपनी फिस्ट को क्लेंच करती है। वो जियान का ऐसा रिएक्शन देख के थोड़ी सी निराश हो गई थी। वो कहती लगता है इस लड़के को स्नेक ट्राइब में जाने से डर लगता है। जियान उस पर्पल कलर के कोकून के पास जाता है और कहता है, लिटिल गर्ल अब मैं भी रिट्रीट लेने जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं बाहर आया और तुम मुझे नहीं मिली, तो मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ जाऊंगा, ताकि तुम यहाँ वाइल्ड बीस्ट का टॉनिक बन सको। जियान की आवाज सुन के वो कोकून थोड़ा सा ब्राइट ग्लो शो करता है। ये देख के जियान भी काफी खुश हो गया था। वो उस कोकून को पैट करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता इस बार तुम बहुत जल्दी बाहर आने वाली हो, और मुझे भी काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। आई होप हम 1 साल से पहले बाहर आ सकें। पीछे से क्वीन मेडुसा कहती है, इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस 6 महीने की बात है, और अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट नहीं होते हैं तो तुम लोग उससे पहले ही बाहर आ जाओगे। जियान एक लंबी सांस लेता है और वो अपने दोनों हाथ क्वीन मेडुसा की तरफ कप करता है, और इसके बाद वो सीधा अपनी माउंटेन केव की तरफ चला जाता है। जब जियान जा चुका था, तब क्वीन मेडुसा की आईज में थोड़ा सा ग्लो आता है। उसकी इंडिफरेंट आईज में एक अकेलापन फील होता है। वो बड़बड़ाते हुए कहती है कि होपफुली तुम अच्छे से ब्रेक थ्रू कर पाओ। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस माउंटेन केव को। वो पूरी तरीके से डार्क नहीं थी, कई अलग अलग जगहों पे शाइनिंग स्टोन्स रखे हुए थे। जियान एक हरे कलर की रॉक पे क्रॉस सीटेड बैठा हुआ था। जियान की नजर उस ग्रीन कलर के रॉक पे जाती है, जिससे उसे ग्रीन लोटस फायर की याद आती है, क्योंकि उसके ऊपर बैठ के ट्रेनिंग करने से उसकी अब्जॉर्प्शन स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब जियान फॉलन हार्ट फ्लेम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तब वो ग्रीन लोटस प्लेटफॉर्म डिस्ट्रॉय हो गया था। खैर रात गई तो बात गई। वो अपने हाथों से हैंड सील बनाना शुरू कर देता है। इससे वो इजिली अपने ट्रेनिंग स्टेट में एंटर करता है, जहाँ पे सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स उसके सामने से हट जाते हैं। जियान अब अपनी पूरी बॉडी की सिचुएशन को देख पा रहा था, किस तरीके से उसकी अनस्टेबल दुखी उसकी वेन्स में दौड़ रही है। वो अपने आप को काफी लकी मानता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कई हेवनली फ्लेम से अपनी बॉडी को रिफाइन कर चुका था। नहीं तो जियान की जगह पे और कोई होता तो उसकी बॉडी तो अभी तक टूट फूट जाती। जियान अपने दिमाग से सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर फेंकता है और अपनी दुखी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। वो फ्लेम मंत्रा का यूज करके पूरी की पूरी दुखी को अपनी बॉडी में सर्कुलेट करने लगता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है, तभी अचानक से एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है, और जब ऐसा होता है तो केव के अराउंड सारी की सारी एनर्जी जियान के हेड के आसपास इकट्ठा होने लगती है, और वो एक जलेबी की तरह फॉर्म होने लगती है। उसका एक सिरा जियान के फोरहेड में कनेक्ट होता है, जिससे वो सारी की सारी एनर्जी जियान की बॉडी में एंटर करने लगती है। अब इतनी खतरनाक तरीके से एनर्जी को फील करते हुए जियान भी थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि जो इस वैली में एनर्जी एग्जिस्ट करती थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जियान एक लंबी सी सांस लेता है, जिसके बाद एक जेड ग्रीन कलर की फ्लेम अपीयर होती है, जो जियान की बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। और जब ये फ्लेम अपीयर हुई तो उसे अपनी हीट एमिट करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो धीरे धीरे करके ट्रांसपेरेंट होने लगती है और फाइनली फॉलन हार्ट फ्लेम में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे
जैसे ही फॉलन आर्ट फ्लेम कपड़ों की तरह जियान की बॉडी को कवर करती है, वैसे ही आसपास की सारी एनर्जी अपने आप स्लो डाउन हो जाती है और इसकी वजह से जियान की बॉडी पे प्रेशर भी कम हो जाता है। अब 2 हुआंग से 2 हुआंग में ब्रेक थ्रू करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, क्योंकि जब कोई प्रैक्टिशनर 2 हुआंग में ब्रेक थ्रू करता है तो उसे एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे जिया को इतने सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ी, जिसके बाद वो अपने ट्रांसफॉर्मिंग फेज में पहुंच पाई। और करेंटली हमारा जियान वो सारी की सारी क्वालिफिकेशंस पोजेस करता था जिससे वो इजीली 2 हुआंग में ब्रेक थ्रू कर पाए। बस इशू ये था कि उसे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। खासकर इस माउंटेन वैली में टाइम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था। जियान को रिट्रीट पे गए हुए करीब 1 महीना ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन अभी तक उस पर्पल ककून या फिर केव से कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं आया जिससे ये क्लैरिफाई हो सके कि वो लोग कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और अब क्वीन मेडुसा भी काफी ज्यादा बोर होने लगी थी। वो जिया के ककून को कई बार देखती है और कई बार उसका ध्यान उस केव की तरफ जाता है, लेकिन उन दोनों ही जगह से किसी भी तरीके के साइंस नहीं मिल रहे थे। खासकर जियान का ऑरा पिछले कुछ 3 दिनों से बहुत ही ज्यादा काम हो चुका था। डोजोंग लेवल की पावर होते हुए भी क्वीन मेडुसा जियान के ऑरे को बेयरली फील कर पा रही थी। इस चीज से वो ये तो जान गई थी कि अभी जियान बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है और जैसे जियान का ऑरा पूरी तरीके से डिसअपियर होगा, वो 2 हुआंग में एंटर कर चुका होगा। वो एक अनोइंग फेस बना के कहती है कि इन लोगों को मुझे परेशान करने में ज्यादा मजा आता है। ऐसे ही एक एक करके कई दिन निकल जाते हैं। अब क्योंकि ये माउंटेन रेंज, खासकर ये वैली बहुत ज्यादा दूर थी, तो बाहर का कोई भी नॉइज यहाँ तक नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से जिया और जियान दोनों को ही आराम से ब्रेक थ्रू करने का मौका मिलता है। अब ऑलरेडी 2 महीने हो चुके थे। पिछले कुछ टाइम से जियान की बॉडी से थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस क्वीन मेडुसा फील कर पा रही थी। जब वो आराम से बैठ के मेडिटेट कर रही थी, तभी अचानक से उसे एक एनर्जी फील होती है और उसका ध्यान जाता है जियान की केव की तरफ। वो कहती है ये लड़का, क्योंकि पूरी की पूरी माउंटेन रेंज से बहुत ज्यादा एनर्जी उस केव की तरफ इकट्ठा हो रही थी। क्वीन मेडुसा इतनी ज्यादा एनर्जी को देख के काफी ज्यादा स्टन रह गई थी, क्योंकि जनरली जब कोई 2 हुआंग में ब्रेक थ्रू करता है तो उसे इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पर्सनली कई लोगों को 2 हुआंग में ब्रेक थ्रू करते हुए देख चुकी थी। अब जियान की स्पेशल कंडीशंस के बारे में क्वीन मेडुसा को कुछ पता नहीं था। अब इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत इसलिए पड़ रही थी क्योंकि जियान के पास फ्लेम मंत्रा जैसा एक बहुत ही खतरनाक रिफाइनिंग मेथड था और वो ऑलरेडी कई हेवनली फ्लेम्स को पोजेस करता था, जिसकी वजह से वो सारी की सारी हेवनली फ्लेम्स ने जियान के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना के रखा था और जो भी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बाहर से एंटर करती वो फटाक से रिफाइन हो जाती थी, जिससे जियान आराम से उसे अब्सॉर्ब कर सके। अब वो एनर्जी ऑलरेडी छोटे छोटे थ्रेड्स में डिवाइड हो चुकी है, तो जियान उसे इजिली अपने सारे के सारे चेक पॉइंट से पास कर सकता था। लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती थी। इसके बाद बात आती है फ्लेम मंत्रा की। फ्लेम मंत्रा से एक बार फिर से ये एनर्जी और ज्यादा रिफाइन हो जाती थी। अब भले ही एनर्जी का साइज थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन जियान को इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। इस वजह से जियान का 2 हुआंग का फाउंडेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसकी दुई और भी ज्यादा प्योर हो जाती है और यही रीजन है जिसकी वजह से जियान अपने से ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर से फाइट कर सकता है। लेकिन इसका एक बड़ा ड्रॉबैक भी था, वो ये था जब भी जियान आगे ब्रेक थ्रू करेगा उसे और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और इसके बारे में हम ऑलरेडी मास्टर याओलाओ वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो काफी टाइम से कलरफुल एनर्जी उस केव के ऊपर इकट्ठी होती रहती है और जियान धीरे धीरे करके उसे अब्सॉर्ब करता जा रहा था। क्वीन मेडुसा नेचुरली इस चीज को ऑलरेडी सेंस कर चुकी थी। अब मैजिकल बीस्ट ऑलरेडी एनर्जी को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो क्वीन मेडुसा इस वजह से और ज्यादा अलर्ट हो जाती है। अब जियान इतनी ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था कि जिया की तरफ एनर्जी का जाना कम हो जाता है, तो वो ककून और भी ज्यादा अपनी तरफ एनर्जी को खींचने लगता है और क्वीन मेडुसा इन दोनों को इस तरीके से बिहेव करता हुआ देख अपना सर पकड़ लेती है। वो कहती है कि ये लोग ब्रेक थ्रू करते टाइम भी अपनी बचकानी हरकतों को करना बंद नहीं करेंगे। अचानक से वो वहां से डिसअपियर होती है और आसमान में अपीयर हो जाती है और वो अपने हाथों से हैंड सील बनाना शुरू कर देती है। इस वक्त उसके फेस पे काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन था। वो अपने हाथों से इतनी तेजी से हैंड सील्स बना रही थी कि कई आफ्टर इमेजेस क्रिएट हो जाती हैं और फिर वो बोलती है स्पेस सील, और ये कहने के बाद अपने आप स्पेस डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद पूरी की पूरी माउंटेन वैली उस स्पेस लॉक से कवर हो जाती है। वो जब नीचे देखती है तो एक स्पेस डिस्टॉर्शन दिखता है और उस स्पेस टीयर का यूज करते हुए क्वीन मेडुसा वहां से डिसअपियर हो जाती है। फिर हम देखते हैं क्वीन मेडुसा को उस कोकून के पास। अब इस वैली के स्पेस को लॉक करने के लिए क्वीन मेडुसा ने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी का यूज किया था और ये भी अच्छी बात थी कि ये पूरी की पूरी वैली काफी ज्यादा सिक्लूटेड एरिया में थी। हालांकि क्वीन मेडुसा किसी से नहीं डरती थी, लेकिन फिर भी उन्हें इन दोनों लोगों की चिंता थी। वो बैठने के बाद कहती है कि इस स्पेस कन्फाइनमेंट की वजह से अब भले ही बंदा ऊपर से उड़ के क्रॉस कर रहा हो, लेकिन उसे यहाँ का कुछ पता नहीं चलेगा। अब क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को काफी ज्यादा एग्जॉस्ट कर लिया था, तो वो मेडिटेट करके अपनी एनर्जी को रिकवर करना शुरू कर देती है। अब भले ही इस वैली के पूरे स्पेस को क्वीन मेडुसा ने सील कर दिया हो, लेकिन जो एनर्जी का गुब्बारा जियान की केव के ऊपर था वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया था। अब धीरे धीरे करके और भी ज्यादा टाइम जाने लगता है और हर दिन ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। इससे क्वीन मेडुसा भी काफी ज्यादा हेल्पलेस फील करती है और धीरे धीरे करके 4 महीने निकल जाते हैं। क्वीन मेडुसा जो आराम से अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, अचानक से अपनी आंखें खोलती है। उसके फोरहेड का वो 7 कलर्ड स्नेक स्केल अचानक से ग्लो करता है। वो अपने माथे को टच करती है और पहली बार क्वीन मेडुसा का ऑरा थोड़ा सा केओटिक हो जाता है। अब ये स्केल सीधा
द स्नेक पीपल ट्राइब से कनेक्टेड है, तो सिर्फ स्नेक ट्राइब के लोग ही क्वीन मेडुसा को स्केल का यूज करके इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं। और नॉर्मली स्पीकिंग इस चीज का तभी इस्तेमाल होता है जब स्नेक ट्राइब को कोई भयानक खतरे का सामना करना पड़ रहा हो। अब क्वीन मेडुसा ऑलरेडी स्नेक ट्राइब की क्वीन थी, लेकिन ये पहली बार था जब क्वीन मेडुसा को बुलाने के लिए इस मेथड का यूज किया गया था। मेडुसा एक लंबी सी सांस लेती है और खड़ी हो जाती है, लेकिन उसकी नजर उस कोकून और उस केव के ऊपर जाती है। अब वो इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूजन में थी, फिर भी वो वहां से डायरेक्ट नहीं जाती। पहले तो वो अपनी पूरी पावर का यूज करके एक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लॉक को क्रिएट करती है। वो जाने से पहले कहती है कि मैंने यहाँ के डिफेंसेस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, अब तुम लोग आराम से यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर सकते हो। लगता है स्नेक ट्राइब के लोगों पे एक बड़ा डिजास्टर आया है, तो मैं वहाँ का मैटर सेटल करके वापस आती हूँ। और वो थोड़ा हेजिटेट करने के बाद एक स्क्रोल को सामने रॉक पे रख देती है, और फिर अचानक से क्वीन मेडुसा की पुरानी पर्सनैलिटी वापस आ जाती है, जहाँ पे हम उसकी आंखों से एक कोल्ड किलिंग इंटेंट को रिलीज होता हुआ देख सकते हैं। और नेक्स्ट मोमेंट में वो वहाँ से डिसअपियर हो चुकी थी। और यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर 751। क्वीन मेडुसा के जाने के बाद ये वैली काफी टाइम तक साइलेंट मोड पे चली गई थी। अभी भी जियान की वो केव बिल्कुल साइलेंट थी, और जिया भी अपने ककून से बाहर आने की कोई साइंस नहीं दिखा रही थी। अब हालांकि ये पूरा का पूरा माहौल काफी ज्यादा साइलेंट लग रहा था, लेकिन कोई भी डीप ऑब्जर्वेशन वाला इंसान बता देगा कि इस जगह पे दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और कंसील्ड करे गए हैं। वो बस दोबारा से रिवॉर्ड होने का इंतजार कर रहे हैं। अब माउंटेन रेंज में काफी ज्यादा डेंजरस बीस्ट रहा करते थे, लेकिन उनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस वैली के अंदर कोई पैर रख दे। वो इसलिए था क्योंकि वो सब के सब बहुत ज्यादा एनर्जी सेंसिटिव थे, और वो उन दोनों खतरनाक एंटिटीज को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। और इसी प्रोसेस में रिपीटेडली टाइम का गुजरना शुरू हो गया। अब स्प्रिंग सीजन जा चुका था और ऑटम आ चुका था, और देखते ही देखते आधा साल ऑलरेडी गुजर चुका था। धीरे धीरे करके और भी ज्यादा टाइम निकल जाता है, और लगभग अब 1 साल हो चुका था। अब तो इस वैली के एनिमल्स जिया और जियान का एग्जिस्टेंस बिल्कुल भूल ही चुके थे। क्वीन मेडुसा को भी यहाँ से गए हुए आधे साल से ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आई थी। अब किसी को नहीं पता क्या हुआ उसके साथ। धीरे धीरे करके पूरी माउंटेन वैली हरे कलर की घास से कवर हो जाती है। धीरे धीरे करके और भी ऐसे टाइम जाने लगा, लेकिन अचानक एक दिन उस माउंटेन वैली में एक अनयूजुअल एक्टिविटी हुई। अगर कोई ध्यान से देखे तो जो एनर्जी का गुब्बारा उस केव के ऊपर था, अब वो धीरे धीरे घूमना बंद हो चुका था, और अब वो सारी की सारी एनर्जी दो बहुत ही बड़े पिलर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो एक उस ककून के ऊपर गिरता है और एक जियान के ऊपर। और अगर हम इन एनर्जी पिलर्स के अप्रोक्सीमेट साइज के बारे में बात करें तो ये अराउंड 10 फीट लार्ज थे। अब इतने भयानक अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से आसपास की जो जितनी भी घास उगी हुई थी वो अपने आप वहां से नष्ट हो जाती है। अब क्योंकि वो सारी की सारी घास चली गई थी, तो वो कोकून को हम दोबारा से देख सकते हैं। ऊपर से वो एनर्जी का गुब्बारा भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका था, और अब लगता है कि इन दोनों की एनर्जी रिक्वायरमेंट भी फुल हो चुकी थी। लेकिन फिर से एक सन्नाटा छा जाता है, और पलक झपकते ही आधा महीना निकल चुका था। जो इंसान उस केव के अंदर बैठा हुआ था, जिसने पिछले 1 साल से अपनी आंखें नहीं खोली थी, वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है। हम जियान की आंखों में एक लाइटिंग स्टॉर्म को बनता हुआ देख सकते हैं। हालांकि उस केव के अराउंड कोई भी हवा नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी थंडरबोल्ट की आवाजें आ रही थी। तभी अचानक से एक मजेस्टिक ऑरा जो पिछले 1 साल से दबा हुआ था वो रिलीज होता है, और वो पूरे के पूरे माउंटेन रेंज को कवर कर लेता है। जियान आसमान की तरफ देखते हुए एक बहुत ही तेजी से दहाड़ लगाता है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी माउंटेन रेंज हिल जाती है, और इस ऑरे को फील करके आसपास के सारे वाइल्ड एनिमल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी जहाँ पे जियान बैठा हुआ था वहां से अचानक से एक क्रैक की आवाज आती है, और हमारा ध्यान जाता है उस ग्रीन रॉक के ऊपर, जहाँ पे स्पाइडर वेब की तरह क्रैक्स और भी ज्यादा फैलते जा रहे थे, और एक डीप रंबल के साथ वो रॉक वहीं पे ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन जो जियान उस रॉक के ऊपर बैठा हुआ था वो बिल्कुल भी वहां से नहीं हिलता है, वो बस वहां पे हवा में फ्लोट करता रहता है। जबकि यहाँ पे नॉलेजेबल लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि सिर्फ 2 जोंग लेवल के फाइटर्स इस तरीके से फ्लोट कर सकते हैं। जियान कहता है कि ये है 2 वांग की स्ट्रेंथ। जियान अपनी पूरी की पूरी बॉडी में एक बहुत ही भयानक एनर्जी को फील कर पा रहा था, और इतनी पावर फील करके जियान के मुंह पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है, जिससे एक फायर क्रैकलिंग एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। जब जियान इस वैली को अपनी स्पिरिचुअल पावर से स्कैन करता है तो वो उस पर्पल ककून को बड़े आसानी से स्कैन कर पा रहा था। अब वो ककून और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। जियान ये भी फील कर पा रहा था कि उस ककून के अंदर एक बहुत ही भयानक क्रीचर बाहर आने के लिए रेडी है। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को और भी ज्यादा एक्सपेंड करता है, जिससे उसका स्पिरिचुअल सेंस उस माउंटेन वैली के बाहर भी फैल जाता है। वो कई एग्जिस्टेंस को फील कर पा रहा था, वो उनकी अलग अलग एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर पा रहा था। और जैसे ही जियान के स्पिरिचुअल सेंस को वो बीस्ट फील करते हैं तो पूरे के पूरे माउंटेन रेंजेस से अलग अलग तरीके की रोर्स की आवाज आना शुरू हो जाती है। जियान भी इन रोर्स को इजीली सुन सकता था। हालांकि कुछ बीस्ट जियान के स्पिरिचुअल स्कैन को सेंस कर पाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जियान को किसी तरीके का डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जियान ने अपने आसपास के 50 किलोमीटर रेडियस को कवर कर लिया था, और जियान के सिर्फ एक थॉट पे उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में वापस लौट आती है। तो 2 वांग की पावर को फील करके जियान एक लंबी सी सांस लेता है। वो अपनी उंगलियों
उंगलियों को अपने फोरहेड पे पहुंचाता है जहाँ पे मास्टर की दी हुई वो फायर सील थी। जियान उस फायर सील से थोड़ी सी ट्रेम्बलिंग फील कर पा रहा था। इसकी वजह से जियान की आंखें अब थोड़ी सी नम हो चुकी थी। फिर वो अचानक से अपनी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करता है, लेकिन इस बार वो बाहर स्कैन करने के लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस फायर सील के अंदर ले जाता है। जियान अपनी कॉन्शियसनेस को बस थोड़ी सी देर के लिए उस फायर सील के अंदर ले गया था, लेकिन अचानक से उसका पूरा व्यू चेंज हो जाता है। उसे बस बोन चिलिंग फ्लेम से बनी हुई एक रोड दिखाई दे रही थी और उस रोड के चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधकार था। जब जियान सामने देखता है तो उस रोड का कोई भी एंड दिख नहीं रहा था और पीछे का हाल भी बस सेम ही था, जिसकी वजह से जियान हेजिटेट नहीं करता है और आगे बढ़ने लगता है। वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करता है जिससे थोड़ी थोड़ी रोड क्लियर होती जाती है और वो आगे बढ़ता जाता है। अब हालांकि ये रास्ता काफी ज्यादा लंबा था, लेकिन जियान की स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से उसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अराउंड 10 मिनट के बाद उसे एक फायर से बना हुआ होल दिखाई देता है जिसमें जियान की कॉन्शियसनेस डायरेक्ट घुस जाती है। जैसे ही जियान उसमें एंटर करता है तभी अचानक से वो पूरी की पूरी बोन चिलिंग फ्लेम की रोड गायब हो जाती है और जियान अपने आप को पाता है एक बहुत ही भयानक बहुत बड़े से हॉल के सामने। इस हॉल से जियान को एक बहुत ही ज्यादा ईरी वाइब आ रही थी और इस पूरे हॉल को एक बहुत ही बड़ा पिलर संभाले हुए था और अगर हम इस पिलर की हाइट की बात करें तो ये 1000 फीट से ज्यादा होगा। जियान जितना ऊपर देखता है ये पिलर और भी ज्यादा उतना बड़ा दिखता है। इस हॉल में रोशनी के लिए कुछ लाइट के क्लस्टर्स का यूज किया गया था और वो सारे के सारे लाइट क्लस्टर्स एक जेड बॉटल के अंदर थे। जियान जब उनके ऊपर अपना स्पिरिचुअल स्कैन यूज करता है तो इस बात से काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि वो सारी की सारी लिविंग एंटिटीज थे, मतलब बेसिकली वो सारी की सारी सोल बॉडीज थी। जब जियान ये सारी की सारी जेड बॉटल्स को स्कैन कर रहा था तभी उसका ध्यान इस हॉल के सेंटर पे जाता है, क्योंकि उस हॉल के सेंटर पे एक ऐसी सोल बॉडी को रखा हुआ था जिसे जियान तुरंत पहचान लेता है और वो कोई और नहीं हमारे मास्टर यालाओ थे। और जियान अब समझ गया था कि ये तो एक हॉल ऑफ सोल्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इस वक्त मास्टर यालाओ की आंखें बिल्कुल बंद थी, ऐसा लग रहा था कि वो एक अनकॉन्शियस स्टेट में है। अपने मास्टर की इस तरीके की हालत को देख के जियान का खून खोल जाता है, जिसकी वजह से जियान के मुंह से एक डल आवाज बाहर निकलती है और जैसे ही उसकी आवाज उस हॉल में सुनाई देती है तभी जियान के सामने का स्पेस फ्लक्चुएट होने लगता है और वो स्पेस एक शीशे की तरह टूट जाता है, जहाँ से एक बहुत ही ज्यादा भयानक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जियान की तरफ बढ़ने लगती है। जियान को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि अगर वो इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को टच भी कर लेता है तब भी उसकी सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। तुम्हारी कोई और सजेशंस हैं उन्हें भी लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सजेशन से मेरी अगली वीडियोस की प्लानिंग में काफी ज्यादा हेल्प होती है। और अगर अभी तक हेल गार्डन फैमिली का पार्ट नहीं बने हो तो जाओ फटाफट से सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे ही शानदार एक्सप्लेनेशंस को लेके आता रहता है। और अगर पिछले एपिसोड में क्या हुआ ये जानना है तो राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना। अंटिल देन स्टे सेफ एंड शिवम साइनिंग आउट।